नमस्कार। मेरा पूरा देश सुन रहा है। राष्ट्र की आवाज 130 करोड़ लोगों की एक ही आवाज, आपके साथ मैं हूं सरफराज। मैं सरफराज सैफी आपको बताना चाहता हूं, कश्मीर में हिंसा का दौर फिर से तेज हो गया है। कश्मीर से पलायन शुरू हो गया है। दहशतगर्दों ने घाटी में रहने वाले मेरे हिंदू भाई बहनों को निशाना बनाना शुरू कर दिया है। घाटी में लगातार हिंसा की वारदातों से दहशत का माहौल है। मेरे हिंदू भाई बहन अपनी नौकरी छोड़कर, अपना काम धंधा छोड़कर घाटी छोड़ने को मजबूर हैं। मेरे कश्मीरी पंडित भाई बहन एक बार फिर से घाटी से पलायन कर रही हैं। यह बात कश्मीर के मुस्लिम भाई बहनों को बहुत परेशान कर रही है। मेरे कश्मीर के मुस्लिम भाई बहन घाटी में और हिंसा और पलायन को लेकर परेशान हैं। मेरे कश्मीरी मुस्लिम भाई बहन घाटी में अमन का पैगाम देने की लगातार कोशिश कर रहे हैं। दहशतगर्दों के खिलाफ आवाज बुलंद कर रहे हैं। अपने हिंदुस्तानी भाई बहनों के प्लान को कश्मीरियत लगातार परेशान कर रही है और अपने हिंदू भाई बहनों से कश्मीर में रहने वाले ये अपील कर रहे हैं, गुजारिश कर रहे हैं कि वो घाटी छोड़कर ना जाएं। जो तस्वीरें मैं आपको राष्ट्र की आवाज के जरिए दिखाऊंगा, वो मेरे हिंदुस्तान की गंगा जमनी तहजीब की नुमाइंदगी करती है और यही मेरे हिंदुस्तान का असली राष्ट्रवाद भी है। वहीं पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान का हाल बेहाल है। एक तरफ पाकिस्तान में आर्थिक संकट कम होने का नाम नहीं ले रहा है, तो दूसरी तरफ पाकिस्तान के नेता राजनीतिक बखेड़ा खड़ा करने से बाज नहीं आ रहे हैं। पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के बयान ने पाकिस्तान की सियासत में तूफान मचा दिया। पाकिस्तान को मेरे हिंदुस्तान का डर दिखाना इमरान खान को कैसा महंगा पड़ेगा, यह मैं आपको दिखाऊंगा भी और समझाने की कोशिश भी करूंगा। वहीं पाकिस्तान में आजादी मार्च के नाम पर इस्लामाबाद में उत्पात मचाना इमरान खान को भारी पड़ गया है। क्या इमरान खान के खिलाफ देशद्रोह का मामला दर्ज होगा? पाकिस्तान में इस बात को लेकर हर तरफ शोर मचा हुआ है। मैं देशद्रोह के मामले की पूरी सच्चाई आपको बताऊंगा भी और दिखाऊंगा भी। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं, पिछले 100 दिनों के युद्ध के बाद यूक्रेन में महात्मा गांधी को याद किया गया। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने महात्मा गांधी को याद किया। महात्मा गांधी के विचारों को दोहराकर अपने नागरिकों का हौसला बढ़ाया। 100 दिनों के बाद यूक्रेन के राष्ट्रपति ने रूस के राष्ट्रपति को क्या नसीहत दी, यह नसीहत भी मैं आपको बताऊंगा। दुनिया की आवाज को मैं देश तक पहुंचाता हूं। अपने हिंदुस्तान के कोने कोने की आवाज को मैं दिल्ली तक पहुंचाता हूं। नेताओं की आवाज को मैं आम लोगों तक पहुंचाता हूं। आम लोगों की आवाज को मैं अपने हिंदुस्तान के हुक्मरानों तक पहुंचाता हूं। आपकी आवाज से मिलती है मेरी आवाज और बन जाती है राष्ट्र की आवाज। कश्मीर का माहौल पूरी तरीके से बिगड़ा हुआ है।
घाटी में टारगेट किलिंग की दहशत का माहौल है। हाइब्रिड आतंकवादियों के निशाने पर कश्मीर में रहने वाले मेरे हिंदू भाई बहन हैं। दहशतगर्दों के निशाने पर एक बार फिर से मेरे कश्मीरी पंडित परिवार हैं। खौफ के इस माहौल में एक बार फिर से घाटी से पलायन करने का सिलसिला तेजी से शुरू हो गया। और मैं आपको यह बताना चाहता हूं, घाटी में बढ़ती हिंसा की वारदात, घाटी से मेरे हिंदू भाई बहनों का पलायन मेरे कश्मीरी मुस्लिम भाई बहनों को परेशान कर रहा है। कश्मीरी मुस्लिम समाज हिंदू भाई बहनों के पलायन के खिलाफ आवाज बुलंद कर रहा है। कश्मीरी मुस्लिम समाज घाटी में हो रहे खून खराबे से परेशान है। मुस्लिम समाज दहशतगर्दों के खिलाफ लगातार आवाज बुलंद कर रहे हैं। घाटी में हो रहे जुल्मों सितम के खिलाफ कश्मीरी मुस्लिमों की तरफ से ऐसा विरोध पहली बार देखा जा रहा है। और यही मेरे हिंदुस्तान की संस्कृति की मिसाल है और यही हिंदुस्तान का असली राष्ट्रवाद है। कश्मीर में एक बार फिर पलायन का शोर है। कश्मीरी हिंदू फिर घाटी से निकल रहे हैं। एक बार फिर आतंकियों के निशाने पर कश्मीरी पंडित हैं। घाटी में आतंक का जोर एक बार फिर बढ़ गया है। आतंकियों ने एक बार फिर घाटी में खूनी खेल खेलना शुरू कर दिया है। निशाने पर घाटी में रहने वाले हिंदू हैं। आतंकियों की गोली के निशाने पर कश्मीरी पंडित हैं जो वहां विशेष योजना के तहत नौकरी करने गए। घाटी में फिर से रहने गए कश्मीरी पंडितों की हत्या का सिलसिला तेज होता जा रहा है। एक नजर में बेशक ऐसा लग रहा हो सब कुछ 90 के दशक जैसा ही हो रहा है, लेकिन ऐसा है नहीं। 32 सालों के बाद घाटी में कुछ ऐसा भी हो रहा है जो पहले नहीं हुआ। कश्मीर का मुस्लिम समाज मुखरता के साथ आतंकवाद के खिलाफ आवाज बुलंद कर रहा है। बाकायदा मस्जिदों में मौलाना और मुफ्तियों की तरफ से भाईचारा का संदेश दिया जा रहा है। अनंतनाग के जामिया मस्जिद समेत कश्मीर की कई मस्जिदों से ऐसी अपील की खबरें सामने आ रही हैं। जहां हम और सिखों के आबादी एक साथ रहते हैं तो की रवायत को जिंदा रखना चाहिए।
आतंकियों के डर को दरकिनार कर घाटी के लोगों ने शुक्रवार को एक सुर में अल्पसंख्यक हिंदुओं और आम लोगों की हत्याओं की कड़ी निंदा की। साथ ही हर गली नुक्कड़ और प्रमुख मस्जिदों से नमाज के बाद संदेश दिया गया, इस्लाम में बेकसूर लोगों की हत्या नामंजूर है। कश्मीर के 32 साल के इतिहास में यह पहली बार है जब घाटी का मुस्लिम समाज इतनी बड़ी संख्या में इतनी मुखरता के साथ आतंकवाद के खिलाफ खड़ा हो रहा है। इस तरह मस्जिदों से जुमे की नमाज के बाद शांति की अपील की जा रही है। प्रमुख मौलाना और मुफ्ती शांति का संदेश दे रहे हैं, आतंकवादी वारदातों की निंदा कर रहे हैं, हमलों के डर से घाटी छोड़कर जा रहे कश्मीरी पंडितों समेत अन्य हिंदू अल्पसंख्यकों से अपील कर रहे हैं वे कश्मीर को न छोड़ें, हर कश्मीरी उनके साथ है। कश्मीर के बड़े कारोबारी भी आतंक की इस नई बयार का विरोध कर रहे हैं। घाटी में फिर शुरू हुए खून खराबे के खिलाफ आवाज बुलंद कर रहे हैं। कश्मीर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज की तरफ से घाटी में हिंसा की बढ़ती घटनाओं पर चिंता जाहिर की गई है। केसीसीआई की तरफ से कहा गया है, बेगुनाह आम नागरिकों की हत्या मानवता के खिलाफ है, इसे बिल्कुल भी स्वीकार नहीं किया जा सकता। ये कश्मीरियत की मूल भावना और आत्मा के खिलाफ है। 32 सालों बाद ऐसा पहली बार देखा जा रहा है जब कश्मीर का मुस्लिम समाज मुखरता के साथ आतंक के खिलाफ आवाज बुलंद कर रहा है। कश्मीर के रहने वाले लोग सोशल मीडिया पर बेखौफ अंदाज में अपनी बात मजबूती के साथ समाज के सामने रख रहे हैं। आसिफ नायक लिखते हैं, सच तो यही है कि बेगुनाहों की हत्या हमेशा गलत है। कोई तर्क नहीं, कोई दलील नहीं, आस्था कितनी भी गहरी क्यों ना हो, इसे कभी भी सही नहीं ठहराया जा सकता। इसके पीछे सिर्फ और सिर्फ भ्रष्ट और बुरी सोच है। मीर खुबैब कश्मीरी हिंसा में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि देते हुए अपनी कुछ तस्वीरों को शेयर करते हुए लिखते हैं, टारगेट किलिंग भयावह है, आम लोगों के अंदर असुरक्षा का भाव पैदा कर रहा है। कश्मीर में कब तक ऐसे खूनी खेल चलता रहेगा? मेरी दुआ है जल्द शांति बहाल हो। कश्मीर की रहने वाली जाहिरा कुरैशी टारगेट किलिंग की घटना से काफी आहत दिखती हैं। उनके पोस्ट इसकी गवाही देते हैं। जाहिरा लिखती हैं, खुदा के नाम पर बेगुनाहों की हत्या करना खुदा का सबसे बड़ा अपमान है। कश्मीर में बेगुनाहों की हत्या बंद करो। हम भारतीय हैं, हम भारतीय ही रहेंगे और हमें भारतीय होने का गर्व है। आखिर में वो लिखती हैं, जय हिंद। तो आपस में भाईचारा रखें, आपस में अगर एक दूसरे को मतलब भाईचारा रखें, उनको ऐसा लगे कि हम इनसिक्योर फील करें तो एक दूसरे के पास चले जाएं और घुल मिल के बैठें। वैसे क्या कहते हैं कि एक भाईचारा कायम होता है। तो और जो भी आतंकी सगंठ ये मतलब कुव्वतें हैं, इनके खिलाफ मिलकर लड़ें, इनको ख़त्म करें, जड़ से ख़त्म करें। कश्मीर घाटी टारगेट किलिंग का नया दौर देख रही है। एक बार फिर से 1990 जैसे खूनी दौर से गुजर रही है। बेगुनाहों के खून से लाल हो रही है। निशाने पर कश्मीर में बसने आ रहे कश्मीरी पंडित तो हैं ही, बाहरी मजदूर और वो सब हैं जिन्हें आतंकी अपने दहशत भरे राज के लिए खतरा मानते हैं। 25 मई को कश्मीरी एक्ट्रेस अमरीन भट्ट और 24 मई को पुलिसकर्मी सैफ कादरी की हत्या हो गई। कश्मीर में पिछले साल 8 जून को सरपंच अजय पंडित की हत्या से टारगेट किलिंग का सिलसिला शुरू हुआ था। इसके बाद 5 अक्टूबर को श्रीनगर के केमिस्ट एमएल बिंदु की हत्या कर दहशत फैला दी गई। 2 दिन के बाद ही यानी 7 अक्टूबर को आतंकियों ने एक स्कूल के प्रिंसिपल सतेंद्र कौर और टीचर दीपक चंद की हत्या कर दी।
इस साल मई में टारगेट किलिंग की 8 घटनाएं सामने आई। रजनी बाला की हत्या से पहले 12 मई को आतंकियों ने बड़गांव में दफ्तर में घुसकर राजस्व अधिकारी राहुल भट्ट की हत्या कर दी थी और फिर 2 जून को एक मजदूर और बैंक मैनेजर विजय की हत्या की गई। कि कश्मीर पंडित जो एम्प्लॉयज फोरम जो वहाँ पर है उनकी जो किलिंग्स हो चुकी है हमारे, या हमारे बैंक जो मैनेजर था हमारा राजस्थान से उसको किया, बिहार के कुछ ग्रेनेड अटैक्स हो गए, तो वही सेम सिचुएशन 90 में इन्होंने क्रिएट की थी। वहाँ फोर्सेस काम कर रहे हैं, मान रहा हूँ, और ये भी मैं मान रहा हूँ क्योंकि गवर्नमेंट ने जितना पहल किया, जितना मिलिटेंट को एक महीने में नियर अबाउट 60-70 मिलिटेंट्स को न्यूट्रलाइज किया गया, ख़त्म किया गया है। ये और भी हो जाएंगे ख़त्म, इसमें हमें पूरी उम्मीद है प्रधानमंत्री जी पर, सेंट्रल गवर्नमेंट एज वेल एज J&K गवर्नमेंट। मगर दूसरी ये बात भी देखनी पड़ेगी कि जो टारगेट किलिंग हो रही है ये बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है। जाहिर है जिस तरह से इस बार पाकिस्तान में बैठे आतंकियों का हाइब्रिड आतंकियों के सहारे कश्मीर में काम करने आए लोगों को निशाना बना रहे हैं, इससे सरकारी कर्मचारी डरे सहमे हुए हैं। लगातार सरकार पर ट्रांसफर का दबाव बना रहे हैं। एक बार फिर घाटी का माहौल बिगड़ा है, लेकिन कहना गलत नहीं होगा, पहले जैसी स्थिति नहीं है। हालात 90 के दशक वाले तो बिल्कुल नहीं है। केंद्र सरकार मजबूती के साथ कश्मीर में शांति के लिए प्रयासरत है। देश के गृह मंत्री अमित शाह और NSA अजीत डोभाल पूरे मामले पर नजर बनाए हुए हैं। लगातार जम्मू कश्मीर के हालात पर मंथन जारी है, लगातार बैठकों का दौर जारी है। संदेश साफ है, कश्मीर को फिर अशांत होने नहीं दिया जाएगा। कश्मीरी पंडितों को घाटी में फिर से बसाने के प्रयास को असफल नहीं होने दिया जाएगा। कश्मीर में विकास की रफ्तार को थमने नहीं दिया जाएगा। घाटी से आतंकवाद का जड़ से सफाया किया जाएगा। भारत की सेना पूरी मुस्तैदी के साथ कश्मीर में रहने वालों की सुरक्षा में जुटी है। ऑपरेशन ऑल आउट लगातार जारी है। आतंकियों के सफाई को लेकर सुरक्षा की रिपोर्ट कार्ड सराहनीय है। शुक्रवार को जहां एक तरफ दिल्ली में कश्मीरियों की सुरक्षा को लेकर हाई लेवल मीटिंग का दौर चल रहा था, उधर जम्मू कश्मीर के अनंतनाग जिले में सुरक्षा बल आतंकियों का सफाई अभियान में लगे थे। रात भर हुई मुठभेड़ में हिजबुल मुजाहिदीन के एक आतंकवादी को मार गिराया गया। कश्मीर के पुलिस महानिदेशक विजय कुमार ने अपडेट किया। प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन का आतंकवादी कमांडर HM निसार खांडे मारा गया। मौके से एक AK-47 राइफल सहित आपत्तिजनक सामग्री, हथियार और गोला बारूद बरामद किए गए हैं। ऑपरेशन अभी भी जारी है। सेना लगी हुई है, सरकार लगी हुई है। कश्मीर में जो हो रहा है आतंकी आकाओं की हताशा को दिखाता है। अनुच्छेद 370 के हटने के बाद जो बेहतर हालात कश्मीर में बनते जा रहे हैं, विकास की जो बयार घाटी में बहाने की जो कोशिश हो रही है, आतंकियों को बेचैन कर रही है। बहुत जरूरी है सभी कश्मीरी एक हों, एक साथ आतंकवाद के खिलाफ खड़े हों, कश्मीर को कदम पीछे खींचने के लिए मजबूर कर रही ताकतों के खिलाफ खड़े हों। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया। घाटी लहूलुहान है। इस साल की शुरुआत से ही लगातार दहशतगर्द टारगेट किलिंग को अंजाम दे रहे हैं और पिछले 1 महीने में टारगेट किलिंग के केसों में काफी ज्यादा इजाफा हुआ है। मैं आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाने की कोशिश करता हूं कि किस तरीके से कश्मीर में हाइब्रिड आतंकवादी हैं, ज्यादातर दहशतगर्द युवा हैं और इनके पास अत्याधुनिक हथियार रहते हैं। आम लोगों के बीच में ये लोग रहते हैं, रैकी करते हैं, उसके बाद आसानी से निशाना बना देते हैं। पैसे और ड्रग्स के लिए टारगेट किलिंग को अंजाम दे रहे हैं। क्योंकि घाटी में इस वक्त नशा बहुत तेजी से बढ़ गया है और यह आरोप है कि इनका ब्रेन वॉश ISI करती है। यह खुफिया विभाग को इनपुट मिला है और जिस तरीके से एक के बाद एक निशाने बनते हैं, AK-47 या उससे बड़े हथियार ये नहीं रखते हैं। चूंकि AK-47 इनके पास होती है, पिस्टल से हमला कर फरार हो जाते हैं।
हाईटेक पिस्टल रखते हैं, माउजर रखते हैं अपने पास में और रिवॉल्वर भी रखते हैं। इसके अलावा पिस्टल को सीमा पास से ड्रोन के जरिए कश्मीर में गिराया जाता है। यह खुफिया एजेंसी को इनपुट मिला है। और अलग अलग तरीके के वेपन होते हैं। अलग अलग तरीके के वेपन के बाद ये आम लोगों की तरह जिंदगी जीने लगते हैं। यानी इनको पहचान पाना मुश्किल है कि ये आम लोग हैं या दहशतगर्द। इसके अलावा सुरक्षा एजेंसियों के लिए इनकी पहचान बेहद मुश्किल होती जाती है, क्योंकि आम लोगों के बीच में रहते हैं, आम लोगों के साथ इनकी जिंदगी है। यह समझ पाना मुश्किल है कि कौन है। दहशतगर्दों की जो भर्ती है वो ऑनलाइन हो रही है। यानी अलग अलग ऐप के जरिए, अलग अलग सोशल नेटवर्किंग के जरिए दहशतगर्दों को बरगलाया जाता है, भड़काया जाता है और उसके बाद अलग अलग तरीके से लालच दिया जाता है। तो ये हाइब्रिड आतंकवादी हैं पाकिस्तान से, जो हिंदुस्तान में सप्लाई होते हैं, और जो हथियार हैं ये हथियार भी पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान से ही आते हैं। मगर पाकिस्तान के हालात भी अच्छे नहीं हैं। पाकिस्तान के 3 टुकड़े हो जाएंगे, पाकिस्तान बर्बाद हो जाएगा। यह बात मैं नहीं कह रहा हूं, बल्कि यह बात पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान कह रहे हैं। इमरान खान दावा कर रहे हैं। इमरान खान ने इसके लिए पाकिस्तान की आवाम को मेरे हिंदुस्तान का डर दिखाया है। पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में बवाल मचा हुआ है। पाकिस्तान की शहबाज सरकार के निशाने पर इमरान खान लगातार बने हुए हैं। और मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि पाकिस्तान के 3 टुकड़े वाले बयान पर इमरान घिरे हुए हैं, लगातार मुश्किलों में भरे हुए हैं, क्योंकि पाकिस्तान के हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। इमरान खान पर देशद्रोह की तलवार लटकी हुई है। पाकिस्तान में आजादी मार्च में हुई हिंसा पर शहबाज सरकार लगातार इमरान के खिलाफ एक्शन लेने के मूड में है। और यह कोई पहला मौका नहीं है। इससे पहले भी पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान गैर जिम्मेदाराना बयान देते रहे हैं। और जरा सोचिए कि जो शख्स अपने मुल्क के लिए 3 टुकड़ों की बात कह रहे हैं, इससे ज्यादा शर्मनाक बात क्या होगी। चूंकि दोनों ही, चाहे पूर्व सरकार की बात करें या मौजूदा सरकार की बात करें, उनकी मंशा है कि वो पाकिस्तान में सरकार बनाए, खासतौर से इमरान खान। और इमरान खान बार बार एक के बाद एक बयान देते हैं। कभी सड़कों पर निकलते हैं, रैलियां करते हैं, कभी किसी तरीके की बयानबाजी करते हैं। ये इस तरह के बयान देना इमरान खान के लिए कितना ज्यादा मुश्किल होने वाला है, ये आप सोचिए और समझिए। मैं आपको आज कहता हूं पाकिस्तान के 3 हिस्से होंगे, जो कि आप आम इनके थिंक टैंक्स, हिंदुस्तान के थिंक टैंक्स में देख लें। बाहर जो सारे बलूचिस्तान को अलहदा करने के प्लान हैं, इनके प्लान बने हुए हैं। तो इस वक्त अगर सही फैसले नहीं किए जाएंगे, मुल्क खुदकुशी करने पे जा रहा है। पाकिस्तान के पूर्व वजीर आजम इमरान खान का ये बयान अब उनके लिए गले की हड्डी बन गया है। इमरान खान ने बिना लाग लपेट के आर्मी चीफ जनरल बाजवा को निशाने पर लिया। सत्ता से हटने के बाद पूर्व प्रधानमंत्री आए दिन शरीफ सरकार के खिलाफ हमला बोल रहे हैं। आर्मी चीफ को धमकी भरे अंदाज में चेतावनी तक दे डाली। मैं आपको राइटिंग में देता हूं कि ये भी तबाह होंगे, फौज सबसे पहले तबाह होगी, क्योंकि मुल्क बैंकरप्ट होगा। किधर जाएगा मुल्क? मैं आपको सीक्वेंस बता देता हूं ना। ये जब से आए हैं, रुपया गिर रहा है, स्टॉक मार्केट, चीजें महंगी, डिफॉल्ट की तरफ जा रहा है पाकिस्तान। अगर हम डिफॉल्ट कर जाते हैं, इसका मतलब पाकिस्तान बैंकरप्सी की जाता। सबसे बड़ा इदारा कौन सा है जो हिट होगा? पाकिस्तानी फौज। जब फौज हिट होगी तो जो उसके बाद हमारे से कंसेशन क्या ली जाएगी, जो यूक्रेन से उन्होंने ली थी डीन्यूक्लियराइज करने की। सबसे बड़ा तो मसला उनको
हमारी वाहिद मुसलमान मुल्क है जिसके पास न्यूक्लियर डिटरेंट है। जब वो चला गया फिर क्या होगा? इमरान खान के मुल्क के 3 हिस्से होने के बाद से खलबली मच गया। इमरान खान ने अपने देश की कलई खोल दी, बता दिया कि बर्बाद हो रहे पाकिस्तान को कोई बचा नहीं सकता। उधर इमरान खान के बयान पर सियासत गरमा गई। प्रधानमंत्री शरीफ और सरकार में बैठे मंत्री और दूसरे लोग ताबड़तोड़ हमला करने लगे। इमरान खान के बयान को दुखद बताया। तुर्की की यात्रा पर गए शहबाज शरीफ ने ट्वीट कर इमरान खान को निशाने पर लिया। मैं इस समय तुर्की में कई समझौतों पर हस्ताक्षर कर रहा हूं। इमरान नियाजी देश को धमकाने वाले बयान दे रहे हैं। आप अपनी राजनीति कीजिए, लेकिन सीमाओं को न पार कर पाकिस्तान के टुकड़े होने की बात न करें। पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो भी इमरान खान को निशाने पर लेते हैं। उन्होंने ट्वीट किया, इमरान खान, आप चुने नहीं गए हो, जबरन थोपे गए हो। आप फिर से प्रधानमंत्री नहीं बनोगे। आपके पास कभी जनादेश नहीं था। आप संविधान को तोड़ने के लिए विदेशी धन, भ्रष्टाचार और देशद्रोह का सामना करेंगे और नखरे नहीं करेंगे। वहीं नवाज शरीफ की बेटी मरियम नवाज ने भी इमरान खान पर जबरदस्त वार किया। प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान और हुकूमत पाकिस्तान से ये अपील करूंगी कि एक बोर्ड बनाए दिमागी अमराज और नफ्सियाती अमराज के माहिरीन का, स्पेशलिस्ट का, जो इमरान खान का दिमागी मुआयना करें, नफ्सियाती मुआयना करें, क्योंकि उनकी जो उनका दिमागी मर्ज जो है, जो अब पागलपन की आखिरी स्टेज पर है, ऐसे शख्स का पाकिस्तान के अंदर खुलेआम घूमना खतरे से खाली नहीं है, जिसका वो बार बार मुजाहरा कर चुके हैं। अपने बयानों से घिरे इमरान खान की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। पहले सत्ता गंवाया, फिर इश्निंदा मामले में एक FIR दर्ज हुई और अब पाक सरकार ने पूर्व वजीर आजम के खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा करने की योजना बना रही है। इमरान खान के अलावा गिलगित, बाल्टिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्यमंत्री के खिलाफ भी देशद्रोह का मामला शुरू करने पर विचार हो रहा है। पाकिस्तान सरकार के आंतरिक मंत्री राणा सनाउल्लाह खान की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की विशेष समिति की बैठक हुई, जिसमें देशद्रोह चलाने को लेकर फैसला लिया गया। इमरान खान के खिलाफ देशद्रोह क्यों लगाने पर विचार हो रहा है, आइए हम आपको बताते हैं। इमरान खान ने 25 मई को आजादी मार्च निकाला। समय पूर्व चुनाव के लिए दबाव बनाने के लिए था मार्च। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने जमकर बवाल काटा। पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प हुई। सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया गया। सरकारी संपत्ति को नुकसान पर कार्रवाई की योजना है। एक तरफ पाकिस्तान में सियासी खींचतान मची हुई है। इमरान खान के खिलाफ देशद्रोह का मामला दर्ज किए जाने की बात कही जा रही है। इसी बीच कर्ज के दलदल में फंसा पाकिस्तान तेजी से दिवालिया होने की कगार पर पहुंच रहा है। बताया जा रहा है कि पड़ोसी मुल्क के पास महज 4 सप्ताह चलाने के लिए विदेशी पूंजी बची है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान के हुक्मरान इकोनॉमी संभालने के मामले में बिल्कुल बेबस नजर आ रहे हैं। उनकी आखिरी उम्मीद IMF है। परेशानी यह है कि अब तक IMF ने भी कर्ज को हरी झंडी नहीं दिखाई। सेंट्रल बैंक ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक विदेशी मुद्रा भंडार 9.72 अरब डॉलर बचे हैं। एक हफ्ते में 3.6 करोड़ डॉलर की कमी आई है। 4 हफ्ते का खर्च चलाने का रुपया है। 13 पार्टियों के गठबंधन वाली शहबाज शरीफ सरकार ने इमरान खान को हटाकर सत्ता तो हासिल कर ली, लेकिन खान जाते जाते उसके लिए जाल फैला गए और वो इसमें फंसती चली जा रही है। इमरान ने जाते वक्त फ्यूल रेट्स 10 रुपए प्रति लीटर कम कर दिए, लेकिन अब इसमें इजाफा कर दिया गया है। शरीफ सरकार ने तेल की कीमत 6 दिन में 60 रुपए प्रति लीटर बढ़ाई है। बिजली प्रति यूनिट 8 रुपए महंगी कर दी गई है। 30 लग्जरी आइटम्स के इंपोर्ट पर बैन लगा दिया गया है।
हालांकि हालात को सुधारने के लिए शरीफ सरकार ने कुछ कदम उठाए हैं, लेकिन पाकिस्तानी विशेषज्ञों का मानना है कि ये ऊंट के मुंह में जीरा समान है। सबसे पहले तो टैक्स कलेक्शन सुधारना होगा, इसके बाद सब्सिडी खत्म करनी होगी। टैक्स कलेक्शन तब तक नहीं सुधर सकता जब तक सरकार और तमाम जिम्मेदार एक साथ नहीं आते। पाकिस्तान की महंगाई दर पर एक नजर डालें तो हालात काफी भयावह दिखते हैं। इस साल की शुरुआत से लेकर अभी तक महंगाई दर हमेशा डबल डिजिट में रही। 1 जनवरी को महंगाई दर 13% थी, 1 फरवरी को 12.2%, 1 मार्च को 12.7%, जबकि 1 अप्रैल को 13.7% महंगाई दर थी। वहीं 1 मई को 13.76 पर महंगाई दर बनी हुई है। कुल मिलाकर कहा जाए तो पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री देश के 3 टुकड़े होने की बात कह रहे हैं, तो पाकिस्तानी अर्थव्यवस्था रसातल की ओर जा रही है। ऐसे में तो यही कहा जाएगा कि पड़ोसी मुल्क की हालत काफी भयावह है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया। जी हां, पाकिस्तान महंगाई की मार से जूझ रहा है। पाकिस्तान कर्ज के बोझ के तले डूबता जा रहा है। मैं आपको दिखाता हूं कि पाकिस्तान पर इस वक्त घरेलू और विदेशी कर्ज कितना है। जरा ग्राफिक्स के जरिए देखिए, समझिए। ये घरेलू जो कर्ज है 9,520 अरब रुपए घरेलू कर्ज है। विदेशी कर्ज देखिए 4,771 अरब रुपए विदेशी कर्ज इस वक्त पाकिस्तान पर है साल 2013 में। यानी घरेलू कर्ज के बाद मैं 2018 की बात करूं तो यह कर्ज बढ़ गया है। 16,416 अरब रुपए ये घरेलू कर्ज है, और विदेशी कर्ज की मैं बात करूं तो 8,537 अरब रुपए साल 2018 में है। आप सोचिए, और 2019 में यह कर्ज और ज्यादा बढ़ता गया है। जो घरेलू कर्ज है वो 20,732 अरब रुपए हो गया। इसके अलावा विदेशी कर्ज की मैं बात करूं तो 11,976 रुपए अरब। यह कर्ज लगातार बढ़ता जा रहा है पाकिस्तान में। 2020 में यही कर्ज घरेलू 23,283 अरब रुपए हो गया, और विदेशी जो कर्ज है वो 13,116 अरब रुपए। अंदाजा लगाइए इस कर्ज के बारे में कि 2020 के बाद 21 में और ज्यादा बढ़ गया। 25,552 अरब रुपए घरेलू कर्ज हो गया। इसके अलावा विदेशी कर्ज की मैं बात करूं तो आप देखिए 12,454 अरब रुपए 2011 में यह कर्ज विदेशी हो गया था। यह कर्ज के तले लगातार पाकिस्तान डूब रहा है, और यह जो कर्ज मैं आपको दिखा रहा हूं यह 2021 का है। जब 22 के आंकड़े आएंगे तो यह और ज्यादा बढ़ता नजर आएगा। यह सोचिए कि पाकिस्तान के हालात इस समय कैसे हैं। कर्ज में डूबा पाकिस्तान, घरेलू और विदेशी दोनों ही कर्ज में डूबा हुआ है, और सोचिए कि इस कर्ज को पाकिस्तान कैसे उतारेगा। उधर 100 दिनों के युद्ध के बाद, 100 दिनों की तबाही के बाद यूक्रेन में चारों तरफ तबाही का मंजर है। जहां भी नजर जाएगी हर तरफ तबाही ही तबाही नजर आएगी। इमारतें जमींदोज हो गई हैं, सड़कों पर सन्नाटा पसरा हुआ है। 24,000 किलोमीटर से ज्यादा सड़कें बर्बाद हो गई हैं। यूक्रेन के लिए इज्जत बचाना बहुत मुश्किल हो गया है। मैं आपको यह बताना चाहता हूं, इस वक्त बर्बादी के कगार पर खड़ा है यूक्रेन, और मेरे हिंदुस्तान की तरफ, मेरे देश की तरफ यूक्रेन नजरें गड़ाकर देख रहा है। शायद थोड़ी सी मदद मिल जाए। यूक्रेन को लग रहा है कि मेरे हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रूस के राष्ट्रपति और अपने दोस्त को समझा सकते हैं।
चूंकि मोदी साहब की और पुतिन की दोस्ती दुनिया जानती है, जग जाहिर है, हिंदुस्तान ही इस वक्त यूक्रेन को जंग से बाहर निकाल सकता है। और अगर मेरे हिंदुस्तान की सरकार ने चाहा, मेरे देश के प्रधानमंत्री ने चाहा, तो दोस्ती के जरिए इस युद्ध पर विराम लग सकता है। 3 महीने में बर्बाद हुआ यूक्रेन, हजारों किलोमीटर की सड़कें नष्ट, 300 से ज्यादा पुल हुए ध्वस्त, शहरों में पसरा सन्नाटा। रूस यूक्रेन युद्ध 4थे महीने में प्रवेश कर गया है, लेकिन जंग खत्म होती दिखाई नहीं दे रही है। युद्ध किस तरफ जाएगा किसी को नहीं पता। रूसी फौज लगातार बमबारी कर रही है। 100 दिनों से जारी जंग में यूक्रेन अस्तित्व बचाने में लगा है। रूस ने यूक्रेन के 20% क्षेत्र पर कब्जा कर लिया है। ये दावा खुद यूक्रेनी राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने किया है। जेलेंस्की ने बताया कि रूस उसकी धरती को बर्बाद करने में आमादा है। जंग के बीच यूक्रेनी राष्ट्रपति ने महात्मा गांधी को याद किया और पुतिन को नसीहत दी कि उन्हें इस युद्ध में कभी भी जीत हासिल नहीं हो सकेगी। महात्मा गांधी को कथन को दोहराने के लिए जेलेंस्की ने कहा कि शक्ति डर के अभाव में निहित है, न कि शरीर की हड्डियों की ताकत में। पहले वो तुम्हारी उपेक्षा करेंगे, फिर वो तुम पर हंसेंगे, फिर वो तुमसे लड़ाई करेंगे, लेकिन फिर तुम जीत जाओगे। इस बीच यूक्रेन लगातार अलग अलग देशों से रूस के खिलाफ समर्थन मांग रहा है। यूक्रेन ने भारत से कहा कि जंग खत्म होने के बाद भारत यूक्रेन की सुरक्षा की गारंटी बने। राजनयिक सूत्रों के मुताबिक यूक्रेन ने कुछ अन्य देशों के साथ मिलकर इस बारे में भारत से संपर्क साधा है। यूक्रेन उम्मीद कर रहा है कि जंग के बाद बुनियादी सुविधाओं को फिर से पटरी पर लाने के काम में ही भारत मदद करेगा। दरअसल भारत जंग खत्म करने के लिए रूसी राष्ट्रपति पुतिन और यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की से बात कर चुका है। और तो और भारत और रूस काफी पुराने मित्र देश हैं। भारत कभी भी खुलकर रूस के खिलाफ नहीं गया है। ऐसे में यूक्रेन को लगता है कि जंग को खत्म कराने और फिर से जीवन बसाने में भारत अहम रोल निभा सकता है। साथ ही यूक्रेन उम्मीद कर रहा है कि भारत से दवाएं, तकनीकी और आर्थिक मदद भी मिल जाए। 230 टन दवाएं भेजी जा चुकी है। मानवीय मदद से जुड़ी अन्य चीजें भी भेजी गई है। सरकार के अलावा निजी कंपनियां भी मदद में शामिल हैं। दवा कंपनियों ने 7-8 मिलियन डॉलर की मदद भेजी है। जंग से यूक्रेन में हर तरफ तबाही की तस्वीरें दिखाई दे रही है। बताया जा रहा है कि युद्ध से यूक्रेन काफी बर्बाद हो गया है। कीव स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के एनालिटिक्स डिवीजन की रिपोर्ट के मुताबिक 24,000 किलोमीटर सड़कें नष्ट हो गई है। 300 पुल पूरी तरह से बर्बाद हो गए हैं। यूक्रेनी अर्थव्यवस्था को लाखों करोड़ों डॉलर का नुकसान हुआ है। इस बीच बताया जा रहा है कि 24 फरवरी यानी जंग की शुरुआत के बाद जो लोग पलायन कर गए थे, उनमें से कुछ लोग वापस अपने इलाकों में लौटने लगे हैं। कीव से 58 मील दूर खुकारी गांव में लोग लौटने लगे हैं। बिजली और पानी जैसी मूलभूत सुविधाओं की बहाली हो गई है। मिसाइल हमलों से तबाह बिजली के खंभों को वापस लगाया गया है। कुछ लोग अपने घरों से मलबा साफ करते दिखाई दे रहे हैं। इस बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने कहा कि जंग में हर रोज 100 सैनिक शहीद हो रहे हैं। 400-500 सैनिक रोजाना गंभीर रूप से घायल हो रहे हैं।
युद्ध से यूक्रेन के 68 लाख लोगों को पलायन के लिए मजबूर होना पड़ा है। तो ये थी राष्ट्र की आवाज। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ।